बहुत साल पहले दक्षिण भारत में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा रहता था। ब्रह्मदत्त एक छोटी रियासत का राजा था। वर्षों की प्रार्थना के बाद राजा के घर एक लड़के का जन्म हुआ, जो कोई साधारण लड़का नहीं था। जन्म से ही उसके दांत थे और दांत सोने के थे। हमारे बेटे के दांत सोने के हैं, इसलिए सभी लोग हमारे बेटे को सोनदत्त कहकर बुलाएंगे। सोनदत्त फल और सब्जियों के अलावा जिस चीज को भी दांतों से काटता वो चीज सोने की बन जाती। अनाज भी सोनदत्त को खाने के लिए नहीं दिया जाता था। राजा के दरबार में कौशल और हीरामणि नाम के दो मंत्री थे। जहाँ कौशल लालची और चापलूस था, वहीं हीरामणि ईमानदार और सच्चा था। महाराज, राजकुमार के जन्म के बाद जश्न में काफी खर्चा हो गया है। आपको राज्य के व्यापारियों से कर बढ़ाकर ज्यादा पैसे वसूल करने चाहिए। हाँ नहीं महाराज, जश्न में खर्चा आपने अपनी खुशी से किया है। जश्न में हुए खर्चे की कीमत राज्य के व्यापारियों से वसूलना न्यायोचित नहीं है। और फिर हमारे राज्य में ज्यादातर छोटे व्यापारी हैं। अगर आप उनका कर बढ़ाएंगे तो उन्हें परेशानी होगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा हीरामणि। हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें महामंत्री बनाएंगे। आज के बाद सारे मंत्री तुम्हारी देखरेख में काम करेंगे। राजा ने हीरामणि का पद बढ़ा दिया तो कौशल का खून खौल गया। राजा को अपने फैसले की कीमत चुकानी होगी। राजकुमार सोनदत्त के आसपास कड़ा पहरा लगा रहता था, लेकिन कौशल ने चालाकी से सारे पहरेदारों को हटा दिया। सैनिकों, राज्य पर हमला हो गया है, तुम सभी महल के बाहर पहुँचो। जब पहरेदार चले गए तो कौशल ने सोनदत्त को उठाया और उसे चुराकर श्रीलंका भाग गया। उस समय श्रीलंका में मयूर नाम का एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। कौशल ने बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति लेकर सोनदत्त को श्रीलंका के राजा को बेच दिया। आपने इस लड़के को खरीद तो लिया है, लेकिन बड़े होने पर इसे अपने असली माता पिता की याद आ सकती है। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। राजा ने अपने राज्य के तांत्रिक को बुलाया और अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र से सोनदत्त की पुरानी याददाश्त बिल्कुल साफ कर दी। बस एक चीज का ध्यान रखना, इस लड़के को कभी प्रेम नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम की घटना इसके अंदर घटी तो इसे अपना अतीत याद आ जाएगा। सोनदत्त राजा मयूर के यहाँ बड़ा होने लगा। सोनदत्त को लड़कियों से दूर रखा जाता था ताकि उसे प्रेम ना हो। राज्य में किसी को सोनदत्त से बात करने की इजाजत नहीं थी। सोनदत्त की शिक्षा का विशेष प्रबंधन किया गया था। उसकी किताबों में कोई प्रेम कहानी नहीं थी। राजा ने सोनदत्त के जादुई दांतों का खूब जमकर इस्तेमाल किया। रोजाना बड़ी बड़ी चीजों को सोनदत्त के दांतों से कटवाया जाता और उन्हें सोने में बदल दिया जाता। एक दिन सोनदत्त ने राजा से कहा, पिताजी, मैं महल में रहते रहते ऊब गया हूँ। मैं किसी प्राकृतिक जगह पर रहना चाहता हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, हम प्राकृतिक जगह का इंतजाम यहीं पर करवा देते हैं। राजा ने तुरंत अपने राज्य के सबसे काबिल बागवान को बुलाया और सोनदत्त के लिए एक विशेष बागीचा तैयार करने का हुक्म दिया। जिस दौरान माली बागीचा तैयार कर रहा था, राजा को विशेष काम से विदेश की यात्रा पर जाना पड़ा। राजा सारा कामकाज अपने मंत्री की निगरानी में छोड़कर यात्रा पर चला गया। माली कभी कभी अपनी बेटी को साथ ले आता था। मंत्री ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि राजकुमार एक माली की बेटी पर ध्यान ही नहीं देगा, पर मंत्री को तो पता ही नहीं था कि प्रेम में अमीरी और गरीबी कोई बाधा नहीं होती। एक दिन जब माली की बेटी गुलाब के फूलों को पानी दे रही थी तो राजकुमार सोनदत्त उसके पास पहुंच गया और उससे बोला, क्या ये गुलाब तुमने उगाए हैं? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वसुंधरा है। क्या तुम मुझे गुलाब उगाना सिखाओगी? राजकुमार ने वसुंधरा से गुलाब उगाना सीखे। उन दोनों के बीच प्रेम की शुरुआत होने लगी। राजा मयूर जब वापस लौटा
तो उसने सोनदत्त को माली की बेटी से बात करते देखा। मंत्री को बुलाया। ये क्या हो रहा है मंत्री जी? मैंने तुमसे कहा था कि राजकुमार को लड़कियों से दूर रखना। माफ करना सरकार, वो तो माली की बेटी है, राजकुमार को उससे प्रेम नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। प्रेम अमीरी गरीबी का फासला नहीं देखता। राजा ने तुरंत ही चुपचाप वसुंधरा को नगर के बाहर भिजवा दिया। सोनदत्त रोजाना वसुंधरा का इंतजार करता, लेकिन वो नहीं आई। सोनदत्त जब माली से वसुंधरा के बारे में पूछता तो माली भी कोई जवाब नहीं देता। वसुंधरा अचानक गायब कैसे हो गई और उसके पिताजी कुछ बोलते क्यों नहीं? एक दिन राजकुमार को क्रोध आ गया। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ गई तुम्हारी बेटी? अगर नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें कारागृह में नहीं डाल दूंगा। माली रोने लगा। अरे रो क्यों रहे हो? बेटा, मेरी बेटी को आपके पिता ने नगर से बाहर भिजवा दिया है। मेरे पिता ने? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? ये तो मुझे नहीं पता। सोनदत्त तुरंत राजा मयूर के पास पहुंचा। पिताजी, माली की बेटी वसुंधरा कहाँ है? उसे आपने नगर से बाहर क्यों भिजवा दिया? तुम्हें उस लड़की से क्या लेना देना है? उस लड़की को छुआछूत की बीमारी है, इसलिए मैंने उसे नगर से बाहर भेजा है। झूठ मत बोलिए पिताजी, मैं उस लड़की से मिलकर रहूंगा और सच्चाई जानकर रहूंगा। सोनदत्त जब वसुंधरा को ढूंढने लगा तो राजा ने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन सोनदत्त ने सैनिकों के हाथों पर दांतों से काटा और सभी सैनिकों को सोने का बना दिया। नगर के बाहर काफी ढूंढने के बाद उसे वसुंधरा मिल गई। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू थे। सोनदत्त को अपना बचपन याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया है। राजा मयूर मेरे असली पिता नहीं हैं। कौशल नाम का मंत्री मुझे चुराकर यहाँ ले आया था और उसने मुझे राजा को बेच दिया था। सोनदत्त तुरंत वसुंधरा को लेकर मंत्री कौशल के पास पहुंचा, जो अब राजा मयूर के राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी था। सोनदत्त कौशल को घसीटते हुए समुद्र तट तक ले गया और फिर जहाज से अपने पिता ब्रह्मदत्त के राज्य वापस लौट आया। ब्रह्मदत्त अपने बिछड़े हुए बेटे से मिलकर बहुत खुश हुआ। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, पर तुम हमें मिल नहीं पाए। ये सब इस कौशल मंत्री की वजह से हुआ है। राजा ने कौशल को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया और सोनदत्त का वसुंधरा से विवाह कराया। एक गांव में कुछ दोस्त रहते थे, अमित, अजय, प्रणव और गौरव। वो बचपन से साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। क्लास 10th में थे चारों, पर अभी भी दोस्ती उतनी ही गहरी थी। प्रणव के घर की हालत उन सब दोस्तों में से थोड़ी खराब थी, पर प्रणव के पास पैसे नहीं हुए तो क्या हुआ, उसका दिल काफी बड़ा था। वो अपने दोस्तों की मदद करने से कभी नहीं चूकता था। एक बार अजय अपने बर्थडे के दिन अपना होमवर्क लाना भूल गया और टीचर होमवर्क न लाने वालों की पिटाई कर रही थी। अपने बर्थडे के दिन अजय को पिटाई न खानी पड़े सोच के प्रणव ने अपना होमवर्क अजय को दे दिया और उसके हिस्से की पिटाई खुद खा ली। प्रणव के लिए तीनों दोस्तों ने स्वेटर लाने को सोचा। थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहे थे तीनों। गौरव, अजय और अमित एक दिन किसी तरह प्रणव से छुपते छुपाते बाजार जाते हैं। याद रहे, ये सरप्राइज है प्रणव के लिए। अजय, तुम बातों बातों में कुछ बोल ना देना उसको। अरे यार, तुम सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। मैं अपने आप को संभाल लूंगा, तुम दोनों अपना देखो। ऐसे ही तुम्हें गांव में भोंपू स्पीकर नहीं बुलाते। तुम्हारे कान में कोई बात पड़ेगी तो सोचो पूरे गांव को पता चल जाएगा। बस करो, मुझ में इतनी समझ है कि कब अपना भोंपू चालू रखूं और कब अपना भोंपू बंद रखूं। तीनों दोस्त बाजार में इधर उधर देखते हुए चल रहे थे। उन्हें एक दुकान दिखाई देती है
जिसमें जादुई सामान लिखा हुआ था। ये तो पुरानी लग रही है। क्या आपके दुकान में कुछ भी ढंग का नहीं है? अरे अमित, मरवाओगे क्या? ये इंसान कितने गुस्से में लग रहा है तुम्हारी बातें सुन के। मेरा इतना समय बर्बाद किया, मैंने सारा सामान इधर उधर कर दिया तुम्हें दिखाने के चक्कर में। चुपचाप ये स्वेटर खरीद लो, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम शैतानों को। ये तो आपका काम है, दुकान में जो भी आए उसे सारा सामान दिखाना। समय बर्बाद तो हमारा हुआ है। आपके इस दुकान में मुझे कुछ भी जादुई नहीं लग रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। हे भगवान, अब तो मारे गए। और तुम तीनों को तो मैं जैसे को तैसा, जैसे तुम हो वैसे ही ये स्वेटर होगा। तुम शैतानी करोगे, तुम्हारे साथ शैतानी होगी। तुम अच्छाई करोगे, तुम्हारे साथ अच्छाई होगी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मेरे जादू पे जो सवाल तुमने आज किया है, उसका जवाब तुम्हें कुछ दिनों में मिल जाएगा, और उस दिन मैं तुमसे ये पैसे लूंगा। तीनों दुकान से निकलकर चुपचाप अपने घर चले गए। पैसे और स्वेटर दोनों गौरव के पास रह गए थे। रात को गौरव को दुकानदार की बातें याद आई। उसने सोचा कि एक बार उसके जादू का टेस्ट कर लेते हैं। गौरव ने स्वेटर पहना, कुछ समय वेट किया, पर कुछ खास हुआ नहीं। फाइनली उसने स्वेटर उतार के रख दिया और सो गया। दूसरे दिन प्रणव के स्वेटर पहनते ही जैसे वो सुनहरा स्वेटर पूरा सोने का बन गया। तीनों दोस्तों ने प्रणव को स्वेटर के बारे में कुछ नहीं बताया। प्रणव के साथ अचानक से सब कुछ अच्छा होने लगा। दोपहर को उसकी मनपसंद सब्जी बनी, शाम को उसके भैया उसके लिए कॉमिक्स लेकर आए, और रात को पिताजी उसे शहर घुमाने ले गए। अरे यार, आज फिर से होमवर्क लाना भूल गया। हे भगवान, अमित तुम कब सुधरोगे? आज तो तुम्हें मीना मैम के मार से भगवान भी नहीं बचा सकता। मीना मैम की क्लास में ऐसा क्यों करते हो अमित तुम? अरे यार, आज फिर से होमवर्क लाना भूल गया। अरे यार, मुझे उनकी मार नहीं खानी, मुझे बचा लो यार। चलो मेरा होमवर्क ले लो तुम आज। तुम लोगों ने मुझे इतनी सुंदर स्वेटर दी है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या सच में प्रणव? मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। मैं आज होमवर्क लाना भूल गया। अरे प्रणव बेटा, तुम होमवर्क नहीं लाए? चलो अच्छा किया, मेरा काम कम हो गया। वैसे तुम्हारा स्वेटर बहुत अच्छा है। प्रणव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ। प्रणव के दोस्त भी आंखें फाड़ के देख रहे थे मीना मैम को मुस्कुराते हुए। अमित, गौरव और अजय को जादुई स्वेटर की चमक समझ आ गई थी। गौरव ये सब देख के स्वेटर के लालच में आ गया। अब उसे भी वो स्वेटर चाहिए था। दोस्त, मुझे कल कहीं घूमने जाना है। क्या तुम मुझे अपनी स्वेटर एक दिन के लिए पहनने को दे सकते हो? हाँ जरूर गौरव, तुम ले जाओ मेरा स्वेटर एक दिन के लिए। पर सच में गौरव को कहीं जाना नहीं था। वो बस स्वेटर के कमाल के लिए उसे पहनना चाहता था। दूसरे दिन सुबह वो अपने घर में स्वेटर पहन के बैठा रहा, इस इंतजार में कि कुछ अच्छा होगा उसके साथ। पर गौरव ने झूठ बोला था, तो ना तो उसके साथ कुछ अच्छा हुआ, ना तो वो स्वेटर में सोने की चमक आ रही थी। जैसे दिन बीतता गया, गौरव के अंदर और भी गुस्सा और चिड़चिड़ापन भरता गया। वो कुछ भी करता उसका बुरा ही हो रहा था। खाने में वो दावत की राह देख रहा था, पर घर पर उसकी नापसंद सब्जी बनी थी। गुस्से में उसने सब्जी जमीन पे फेंक दी, और जब अपने कमरे में जाने लगा तो उसी सब्जी से फिसल के नीचे गिर गया। गौरव आग बबूला हो गया था गुस्से से। उसको प्रणव की किस्मत पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस प्रणव की तो मैं, इस जादुई स्वेटर ने मेरे लिए नहीं काम किया तो क्या हुआ? इसका फायदा तो प्रणव भी नहीं उठा पाएगा। उसको घर के पीछे बुलाकर कीचड़ में धक्का दे दूंगा।
गौरव अपने दोस्त के घर के पीछे पहुंचा और स्वेटर उतार के देने लगा। उसने सोचा स्वेटर देते ही वो प्रणव को धक्का मार देगा। जैसे ही प्रणव ने सोने का स्वेटर पहना, गौरव उसे धक्का देने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। प्रणव को लगा कि गौरव गिरने वाला है और प्रणव उसे बचाने के लिए उसकी तरफ झुक गया। प्रणव के झुकने की वजह से गौरव उसे मिस कर गया और वो खुद मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। इसके ऊपर से जब गौरव घर पहुंचा तो सब्जी फेंकने के लिए उसे मम्मी पापा से भी बहुत डांट खानी पड़ी। एक बार की बात है, भीमा नाम का एक पहलवान पहलवानगढ़ गांव में रहता था। वो बड़ा ही शक्तिशाली, लंबी काठी और लड़ाकू किस्म का व्यक्ति था, जिसे देखकर गांव के सभी लोग डरा करते थे और वो गांव के सभी लोगों को परेशान किया करता और उनसे हफ्ता लिया करता था। उससे कुश्ती लड़ने दूर दूर से लोग आया करते थे, पर हर बार की तरह वो सबको हरा देता था। इसी वजह से उसमें और ज्यादा घमंड आ गया था। मेरा नाम है भीमा, जो मुझसे टकराएगा उसका बना दूंगा कीमा। मुझे आज तक कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं हूँ इस गांव का बाहुबली पहलवान। भीमा के साथ उसका नौकर कल्लू रहता था, जो उसकी सेवा किया करता था। एक दिन वह भीमा के पास आता है और उससे कहता है, भीमा भाई, भीमा भाई, भीमा भाई, भीमा भाई। क्या हुआ कल्लू, इतना क्यों चिल्ला रहा है? बोले तो भाई गजब हो गया, लगता है गांव में आपका खौफ खत्म हो गया। इस बार भी उस केशव ने हफ्ता नहीं दिया। उसका कुछ करो भाई, कहीं उसकी वजह से गांव में आपका खौफ खत्म ना हो जाए। क्या इस बार भी केशव ने हफ्ता नहीं दिया? उसे कल ही बताता हूँ कि भीमा क्या चीज है। केशव बड़ा ही सीधा व्यक्ति था। वह लकड़ी काटने का काम किया करता था। उसके घर में वो और उसकी माँ रहती थी। उसके पिता का कई सालों पहले देहांत हो गया था। वह बहुत बड़े पहलवान थे। केशव की छोटी हाइट के कारण वह अपने पिता की तरह पहलवान नहीं बन पाया। इसी कारण लोग भी उसका बहुत मजाक बनाया करते थे। एक दिन केशव अपनी दुकान से लौट रहा था, तभी उसके सामने भीमा आ जाता है। हाँ भाई टिंकू पहलवान, तूने इस बार भी हफ्ता नहीं दिया। लगता है तुझे मेरे से डर नहीं लगता। मैं अपनी मेहनत की कमाई तुझे क्यों दूं? सारे गांव वाले तुझसे डरते होंगे, पर मैं नहीं डरता। चल हट मेरे रास्ते से। तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लग गई है। रुक, अभी तेरी गर्मी उतारता हूँ। भीमा केशव को अपने एक हाथ से उठा देता है और उसे उछालकर नीचे फेंक देता है। केशव के हाथों पैरों में चोट भी लग जाती है। वहाँ पर गांव वालों की भीड़ लग जाती है। भीमा और कल्लू उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तू मेरा इतना अपमान क्यों करता है? तुझे मैं एक दिन देख लूंगा, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अच्छा, इतनी हिम्मत है तेरे में? चल। अच्छा, 2 दिन बाद तेरे और मेरे बीच में कुश्ती का मुकाबला होगा। अगर मैं जीता तो तुझे इस गांव से गधे पर बैठकर बाहर चले जाना होगा, और अगर तू जीता तो मैं गधे पर बैठकर इस गांव से बाहर चला जाऊंगा। बता, मंजूर है? केशव सोच में पड़ जाता है, लेकिन अपने इतने अपमान के बाद वह गुस्से में आकर उसे कुश्ती के लिए हाँ कर देता है। फिर भीमा और केशव अपने अपने घर लौट जाते हैं। केशव के घर पहुंचते ही उसकी माँ उससे पूछती है, अरे बेटा, ये तेरे हाथों पैरों पर चोट कैसे लगी? केशव अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। केशव की बातें सुनने के बाद उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, ये तूने क्या कर दिया? तू इतने हट्टे कट्टे पहलवान को कैसे हरा पाएगा, और वो भी 2 दिन बाद? केशव को भी अब लगने लगा था कि उसने कुश्ती के लिए हाँ करके गलती कर दी है। केशव जब रात को सो रहा था, उसे सपना आता है। सपने में उसके पिता उससे कह रहे थे, बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी उस पहलवान को हराने में मदद करूंगा। तू कुश्ती के मुकाबले वाले दिन इस लंगोट को पहन कर जाना,
ये कोई आम लंगोट नहीं है, ये एक जादुई लंगोट है जिसे पहनने के बाद तू बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे ही केशव सपने में उस लंगोट को पकड़ता है, उसकी आंख खुल जाती है। उठते ही वो अपने मन में कहता है, अरे ये तो एक सपना था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपनी नजरें घुमाता है, उसे अपने बराबर में वही जादुई लंगोट दिखती है जो उसके पिता ने उसे सपने में दी थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो लंगोट को पहन कर देखता है। उसे पहनने के बाद उसे अपने आप में अलग सी शक्ति महसूस होती है। तभी वह एक डंडा उठाता है और अपने आप पर जोर जोर से मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये तो सही में एक जादुई लंगोट है भीमा। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, अब तेरा ही बनेगा कीमा। अगले दिन सुबह भीमा और केशव कुश्ती के मुकाबले के लिए मैदान पहुंच जाते हैं। तभी कल्लू जोर जोर से बोलता है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिसे कोई कुश्ती में ना हरा सके उसे भीमा पहलवान कहते हैं। फिर कुश्ती का मुकाबला शुरू होने से पहले भीमा केशव को गुस्से में कहता है, मेरा नाम है भीमा, जो मुझसे टकराएगा उसका बना दूंगा कीमा। मैं हूँ इस गांव का बाहुबली पहलवान, और टिंगू तुझे तो मैं अपने एक हाथ से पटक पटक कर हरा दूंगा। लोग भी अब सोचने लगे थे कि भीमा के हाथों से आज केशव गया, लेकिन किसी को क्या पता था कि क्या होने वाला है। तभी उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। भीमा केशव को पकड़कर उठाने लगता है, लेकिन वो उठा नहीं पाता। वह अपनी पूरी जान झोंक देता है, लेकिन फिर भी उसे नहीं उठा पाता। सारे लोग चौंक गए थे कि केशव में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। भीमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि केशव में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। इतने में कि वह कुछ समझ पाता, उससे पहले ही केशव भीमा को पकड़कर कभी इधर फेंकता तो कभी उधर। बस फिर क्या, केशव भीमा को हरा देता है और शर्त के मुताबिक गांव वाले भीमा को गधे पर बैठाकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। फिर सारे गांव वाले मिलकर केशव को अपने कंधे पर बैठाकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। इस तरह केशव गांव वालों को भीमा के अत्याचारों से बचा लेता है। बीसलपुर नाम का एक गांव था।